ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, लास्ट वीडियो ऑफ ईएनटी ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, इसका चैप्टर 45 और 46 हम इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर ना मतलब जो भी इन्फेक्शन हो रहा है आपके सैलिवरी ग्लैंड के ऊपर, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मैं इसको बारी बारी डिस्कस करूंगा। तो उसने मशहूर ज़माना जो मैं इसको पहले कैटेगराइज कर देता हूँ ताकि हम हमारे लिए ये पूरा चैप्टर आसान हो जाए, ठीक है। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है, हमारे पास होता है मम्प्स। मम्प्स होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसको हम कहेंगे वायरल पैरोटाइटस, ठीक है। वायरल मतलब इसे पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर कान पेड़े जिसे हम कहते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसके वो गर्दन इतनी बड़ी सूजी होती है, एक्चुअल में उसके पैरोटिड ग्लैंड जो है ना वो सूजे होते हैं, वायरल पैरोटाइटिस। फिर नंबर सेकंड पे हम डिस्कस करना है एक्यूट सुपरेटिव पैरोटाइटिस। मतलब अब यहाँ पे सुपरेटिव आ रहा है, पस फार्मिंग है, तो मतलब कोई ना कोई यहाँ पे बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होगा, ठीक। फिर नंबर थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे सियालो सियालेक्टेसिस, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो भी प्री डिस्पोज इन्फेक्शन होता है वहाँ पे हम उसको सारा देख लेंगे। फिर हमारे पास उसने कहा हुआ है ग्रेनुलोमिएटिस इन्फेक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। ग्रेनुलोमिएटिस इन्फेक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। देन हमारे पास आ जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। टीबी भी इवन जो है ना उसने ना मुंह के ऊपर असर करना है, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। फिर हमारे पास एक्टिनोमाइसिस, मतलब फंगल कहाँ से पीछे रहेगा, फिर उसने कहना मैं भी तो हूँ ना, एक्टिनोमाइकोसिस होगा, सही हो गया। देन हमारे पास जो है ना वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्लाज्मोसिस। फिर सियालोलिथियसिस के बारे में, ठीक, सियालोलिथियसिस के बारे में। इसके अंदर बेसिकली क्या है, वही जो डक्ट है ना कैलिकुलाई, वो वाली हमारे पास सिलेवरी कैलकुलाई, वो उसके अंदर सारे के सारे आ जाएगा। फिर हमारे पास एक सिंड्रोम है जिसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, सजॉर्जियन सिंड्रोम, ठीक है। सजॉर्जियन, SJORGEN, सजॉर्जियन सिंड्रोम हमारे पास होगा। देन हमारे पास होगा सियालोमेटाप्लेजिया, सियालोमेटाप्लेजिया, जिसके अंदर वहाँ पे एपिथेलियम के मतलब कुछ ना कुछ मसला है। फिर हमारे पास होगा सियालो एडिनोसिस, सियल एडिनोसिस, ठीक है। और बस यही, इसी के जरिए ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी सबका बता देता हूँ। सबसे पहले हम मम्प्स, या जिसको हम कहते हैं ना वायरल पैरोटाइटिस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें पता है वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरामिक्सो वायरस होता है, कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ आपकी माइक्रोबियोलॉजी है, ठीक। पैरामिक्सो जो है ना वो वायरस होता है, इसके अंदर डिजीज जो है ना वो हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए हमारे पास आती है। सारी बात है, एक को होगा, दूसरे को, तीसरे को, ड्रॉपलेट्स के जरिए जो है ना। अच्छा, मोस्ट ऑफन जो है ना अडल्ट के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट डिजीज के लिए इंक्यूबेशन इसका पीरियड है 2 से 3 वीक, ठीक है। 7 से यानी 23 डेज बनते हैं ऑलमोस्ट। फिर वो कह रहा है पेशेंट जो है ना वो हमारे पास 7 से 10 दिन तक जो है ना उसको पता ही नहीं चलता। उसके बाद क्या होता है, उसकी जो है ना वो पेरोटिड ग्लैंड, उसकी जो है ना वो स्वेलिंग जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। फिर वायरस वगैरह एक्सक्रीट करता है थ्रो सिलेवरी, नेजल एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू। उसके होने के बाद वो कह रहा है यही वायरस जो है ना वो आप उसके सलाइवा में देखेंगे आपको मिलेगा, ठीक है। नंबर सेकंड पे नेजल सक्रीशन जो है उसके अंदर मिलेगा, और जो उसके ना यूरिनरी एक्सक्रीशन, पेशाब में, ये थूक, नाक, नज़ला और उसके पेशाब में ये वायरस जो है ना आना शुरू हो जाता है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो उसको फीवर होगा 103 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या फिर 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड, या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो 39 या 4 डिग्री तक उसको बुखार रहेगा, ठीक है। साथ में मलेज हो गया, एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी, फिर मस्कुलर पेन होगी, और पेरोटिड ग्लैंड की सबसे ज़्यादा जो है ना वो स्वेलिंग देखी गई है, उसके जो वो मुंह इतना बड़ा साइड से बना होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी वजह से जो है ना, अगर इसको ट्रीट ना किया यंग्स के अंदर, तो हमारे पास वो ना इवन ये टेस्टिस के ऊपर जाकर अफेक्ट करता है, जिसकी एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसे हम कहते हैं ऑर्चाइटिस। मतलब जो उसके टेस्टिस है ना वो हमारे पास पेनफुल हो जाएंगे और टेंडरनेस आ जाएगी, और वहाँ पे इवन वो कह रहा है कि हमारे पास लोअर एब्डोमिनल पेन भी होगी, साथ में पेंक्रियाज के ऊपर पेंक्रियाटाइटिस ये करवा देगा, ठीक।
फिर हमारे पास इवन मेनिंजाइटिस भी करवा देगा, मेल को स्टीराइल कर सकता है, साथ में सेंसोरी न्यूरोनल यूनिलेटरल सेंसोरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस इसकी वजह से हो सकेगा। और हमारे पास क्या होगा, थायराइडाइटिस थायराइड के ऊपर भी ये एक्ट कर सकता है, मायोकार्डाइटिस दिल के ऊपर, नेफ्राइटिस किडनी के ऊपर, और हमारे पास आर्थराइटिस सारा बुक के अंदर लिखा हुआ है, बस उसको आप ना हेडिंग में कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसकी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन होती है। डायग्नोसिस आपने किस तरह करना है, तो डायग्नोसिस के लिए वो कह रहा है डस्टर किधर गया है? यहाँ पे हम इसका डायग्नोसिस लिख देते हैं ताकि हमारे पास सारे का सारा इजीली कवर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ डायग्नोसिस इसका वायरल पेट्रोटाइटिस मम्प्स का हमारे पास क्या होगा, हमने सीरम के अंदर और हमारे यूरिन के अंदर ना देखना है, तो हमारे पास अमाइलेज जो है ना उसका लेवल एंजाइम है अमाइलेज, इसका लेवल हमारे पास रेज्ड होता है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक में। फिर सीरोलॉजी करेंगे तो आईजीजी जो है ना इंडिकेट करेगा हमें कि पास्ट एक्सपोजर और पॉसिबल इम्यूनिटी कितनी है। ठीक है, आईजीजी टाइटर वो कह रहा है रेज अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इन्फेक्शन रिसेंट है। ट्रीटमेंट क्या करनी है, इसको हमने प्रॉपर जो है ना वो एक तो हाइड्रेशन रखनी है। ठीक है, प्रॉपर वो कह रहा है हमने ट्रीटमेंट की बता रहा हूँ अब, हाइड्रेशन इसकी आपने करनी है, उसको रेस्ट देनी है, एनर्जेसिक देनी है। ठीक है, इसके साथ में कोल्ड या हार्ट कंप्रेशन जो है ना वो ऊपर उसके लगानी है, जिसकी वजह से हमारे पास पेरोटिड जो बहुत शदीद पेन होती है, इवन कि उसके ना पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर टच भी करे ना बाहर से वो चीखें मारता है, हवा भी लगे उसको इतनी होती है। साथ में वो कह रहा है उसके टेस्टिस को बचाना, मतलब आर्चाइटिस जो है ना इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, इसको हमने कूल्ड कंप्रेशन वहाँ पे देनी होती है ताकि वहाँ पे वो सारे का सारा हो। इवन सपोर्ट करना है इसके स्क्रोटम को भी। ठीक है, क्योंकि बस दर्द बहुत ज़्यादा होती है स्क्रोटम वाले एरिया के ऊपर, अगर ना ट्रीट किया तो वो इवन वो टेस्टिस को डैमेज करके उसको इनफर्टाइल भी कर सकते हैं, इसलिए अर्ली ट्रीट करना है। ये था हमारे पास वायरल पेरोटाइटिस के बारे में जो सारे का सारा हमने अभी देखा है। ठीक, मैं अगर आपको बता दूं यहाँ से, तो ये देखो इसमें वायरल में हमारे पास क्या है कि पैरामिलियो वायरस होता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया 7 से 10 दिन बाद वो कह रहे हैं पेरोटिड स्वेलिंग सबसाइड कर जाएगी, फिर वायरस जो है ना वो सेलेवरी नेजल और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होगा। 103 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार, 39 चलिए 4। ठीक है, वहाँ पे सब लिंगुअल सिलेब्री ग्लैंड सब मैंडिबुलर भी वो सब स्वेलिंग जो है ना वो अबाउट एक, और चाइटिस होगा पेनफुल टेंडर टेस्टिस, और फाइटिस में वो कह रहा है कि अब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, सेंसोरी न्यूरोनल हेयरिंग लॉस होगा, दूसरी कॉम्प्लिकेशन थायराइडाइटिस मायोकार्डाइटिस नेफ्राइटिस और आर्थराइटिस वगैरह सारी की सारी। डायग्नोसिस में वो कह रहा है पेरोटिड में सीरम आप यूरिन के अंदर अमाइलेज लेवल रेज होगा, आईजीजी और आईजीएम जो है ना वो कह रहा है फर्स्ट वीक के अंदर आपको रेज मिलेंगे। फिर की ट्रीटमेंट क्या है, पेरोटाइटिस को वो प्रॉपर हाइड्रेशन रेस्ट एनर्जेसिक कूल्ड कंप्रेशन देनी है, और टेस्टिस के ऊपर भी कूल्ड कंप्रेशन देनी है और सपोर्ट करना है स्क्रोटम को। प्रिवेंशन में क्या है, मैंने कह रहा है कि इम्यूनिटी जो है ना वो 1 साल के ऊपर बच्चे को लगा दी जाती है। आफ्टर इम्यूनाइजेशन जो है ना वो एमएमआर मम्प्स मीजल और रूबेला वैक्सीन जो है ना वो 15 माह की उम्र में ओल्ड चिल्ड्रन के अंदर एडोलसेंट के अंदर वो कह रहे हैं कि एमएमआर जो है ना वो नॉट प्रोटेक्टेड बाय एमएमआर, इसलिए हमें ना उनका मम्प होता ही नहीं है ज़्यादातर, लेकिन अगर हो जाए तो उसके लिए वैक्सीन जो है ना और वो की वो मम्प्स इम्यूनोग्लोबुलिन नो वैल्यू हो बाकी बात। बाकी नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट सपरेटिव पेरोटाइटिस, इसके बारे में क्या है ये जल्दी से हम डिस्कस करते हैं, बस इसको मुकाते हैं बस। फिर मैंने शुरू करना है लेरेक्स और फेरेक्स वाले को आज इंशाल्लाह खत्म करते हैं। नंबर सेकंड में हमारे पास कौन सा था, एक्यूट सुपरेटिव पेरोटाइटिस। इसके अंदर बेसिकली क्या है, स्टेफलोकोकल इन्फेक्शन जो है ना यहाँ पे हमारे पास स्टेफ ओरियस सॉरी, ठीक है वो वही हो गया ना, स्टेफ ओरियस जो है ना इसका इन्फेक्शन होगा जो कि हमारे पास करता है। ऑनसेट जो है ना इसके अंदर सवेयर पेन होती है, इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड होगा। ठीक है, और ओपनिंग जो है ना ऑफ ऑफ द स्टेंसन डक्ट, उसने एक डक्ट लिखी हुई है स्टेंसन डक्ट, वो कह रहा है स्वेलन होगी, रेड होगी। ठीक है, और वहाँ से जो है ना वो पस निकल रहा होगा। इन सिंपल वर्ड स्टेंसन डक्ट क्या होता है, जो पेरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है ना इसका दूसरा नाम है स्टेंसन डक्ट, तो इसके ऊपर से ना आपको वो पस पस सारी निकल रही होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको WBC मतलब ल्यूकोसाइड का जो ना वो रेज्ड लेवल मिलेगा। साथ में वो कह रहा है कि आपको स्टेफ ओरियस जो है ना इसके ब्लड में और स्मीयर में और पस के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है, आपने बैक्टीरियल है तो चुप करके एंटीबायोटिक लगा देनी है। साथ में आपने ना जो आईवी जो है ना रूट के ज़रिए एडुकेट हाइड्रेशन करवा देनी है उसके। ठीक है, पानी शानी पूरा रखना है, सिलेवरी फ्लो को जो है ना वो मैयर करना है, और अटेंशन उसको कहना ओरल हाइजीन अपनी अच्छी रखे, तो बस ये बंदा ठीक हो जाता है। फिर हमारे पास थर्ड पे आ जाता है सेलिएक्टेसिस। ये क्या होता है, वही तो मैं नाम भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ, सिएलेक्टेसिस। सिएलेक्टेसिस बेसिकली क्या होता है, ये जो डक्टल सिस्टम है ना उसकी जो वाइडनिंग हो जाए या डायलिटेशन ऑफ द डक्टल सिस्टम हो जाती है। ठीक है,
डेसिस है ना, तो मतलब डायलिटेशन हो जाएगी, यहीं से याद कर लो, डायलिटेशन ऑफ डक्टल सिस्टम, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, लीडिंग टू स्टेसिस ऑफ द सेक्रीशन एंड प्री डिस्पोज इन्फेक्शन। वहाँ पे फिर वो सेक्रीशन जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रेसाइज कर लेंगी और वहाँ पे जो है ना इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वो कह रहा है कि हमने क्लिनिकली जो है ना रिजेंबल करता है ये क्रोनिक रिकरेंट सेल डेसिस बट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, इसके लिए हम ना सियालोग्राम करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह की, बस इतनी ही बात उसने लिखी हुई है। फिर उसने हमने आगे डिस्कस की थी एक कंडीशन ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। तो इसके अंदर ग्रेनुलोमा किन के अंदर बनता है, टीबी के अंदर बनता है, स्कारडोसिस के अंदर बनता है, एक्टिनोमाइसीट्स के अंदर बनता है, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस का अगर इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे ग्रेनुलोमेटस हमारे पास इन्फेक्शन होगा सारे। फिर हमारे पास होता है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो यहीं पे मैं साथ साथ बता देता हूँ, जल्दी से हमारे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं बस। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में वो कह रहा है कि हमारे पास पेरोटिड और हमारे पास सब मैंडिबुलर, ये ग्लैंड जो है ना वो मोस्ट कॉमनली जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्यूट पेरोटिड सेलेंडाइटिस में हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग पेरोटिड मास जो है ना वो एक तरह का ट्यूमर की शक्ल में हमें नज़र आ जाता है, और ओवरलाइन स्किन जो है ना वो हमारे पास चेंजेस उसके स्किन के ऊपर जो है ना जो उसकी पेरोटिड के ऊपर स्किन है उसके ऊपर चेंजेस काफ़ी नज़र आ रही होती हैं। डायग्नोसिस किस तरह करना है, पीपीडी टेस्ट हम करते थे ना टीबी के लिए, प्यूरिफाइड प्रोटीन टेस्ट, स्किन टेस्ट करते थे हम, स्किन के ऊपर इंजेक्ट कर लेते थे, अगर वहाँ पे थिकनेस की हम लेवल नोट करते थे, अगर 15 mm थी, 10 mm थी या 5 mm थी, 5 mm थी तो इसका मतलब पक्का वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है। ठीक है, फिर फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कर लो या फिर बायोप्सी ले लो, तो आपको वहाँ से ना एपिथेलाइड ग्रेनुलोमा की डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगी। फिर ये टीबी वाले बैक्टीरिया एसिड फास्ट बेसिल्लाई होती है ना, इसके लिए हमने एल्जे मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर इसकी कल्चर करवा लो। एक्सरे जब चेस्ट करेंगे तो चेस्ट एक्सरे में हमेशा नेगेटिव आएगा, इस केस के अंदर पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एंटी ट्यूबरकुलोटिक आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, एथाम्ब्यूटोल और पैरादिनामाइड, अपनी फार्माकोलॉजी याद करो। फिर नॉन टेंडर में हमारे वो कह रहे हैं कि हमें अगर ज़्यादा टेंडरनेस है तो फिर एक्सक्लूसिव जो है ना हमने बायोप्सी भी कर लेनी है, तो हमें पता चल जाता है। बाकी अब इसके बाद हमने एक्टिनोमाइसीट के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे पास था फंगल एक्टिनोमाइसीट्स। फंगल के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये मोस्टली अनकॉमन इन्फेक्शन है, मोस्टली जो है ना वो जिन लोगों को पहले डेंटल इन्फेक्शन हुआ हो ना, वहीं से फिर वो पेरोटिड ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं, तो इसके अंदर पेरोटिड स्वेलिंग होगी, और हमारे पास जो है ना वो सल्फर ग्रेन्यूल वो कह रहा है डिस्चार्ज होंगे, फिस्टुला ऑफ स्किन विच डिस्चार्ज सल्फर ग्रेन्यूल, बस उसने ये सल्फर ग्रेन्यूल का लिखा हुआ है, और तो कुछ भी ऐसे। डायग्नोसिस किस तरह करना, ग्राम स्टेनिंग करनी है तो आपको वहाँ पे एसिड फास्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिट, सॉरी ये था बैक्टीरिया ही था ये, फंगस नहीं था वो, मैं इसको कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ यार, वो एक्टिनोमाइकोसिस था। ठीक है, ये एक्टिनोमाइसीट ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सॉरी मैं ये पता नहीं कंफ्यूज उसको कर रहा था, दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको सल्फर जो है ग्रेन्यूल मिलते हैं, ग्राम स्टेनिंग में करेंगे तो नॉन एसिड फास्ट जो है ना वो आपको ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने, एंटी बैक्टीरियल में पेनिसिलिन दे दो, एरिथ्रोमाइसिन दे दो, साथ में क्योंकि डेंटल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम क्या करते हैं टेट्रासाइक्लिन देते हैं, तो इससे जो है ना इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाती है और वो बड़े लंबे। फिर हमारे पास है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी की वजह से हमारे पास होता है, जो कि कैट के फीसिस में, ये भी बैक्टीरिया ना कैट के फीसिस में, या कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है, या फिर अंडर कुक्ड मीट जो होता है ना उसकी वजह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी होता है। डायग्नोसिस क्या, सीरोलॉजिकल टेस्ट करना है, और इसकी मेडिसिन में क्या है, पायरामेथामीन जो है ना उसने कहा हुआ है, पायरामेथामीन, ये सारी रट्टे लगाने वाली चीज़ें इससे समझाने वाले जो है। पायरामेथामीन जो है ना अफेक्टिव है इन टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसको पढ़ा हुआ, ना करो यार कौन है ये। अच्छा, फिर हमने एक नई टर्मिनोलॉजी देखी थी, सेलोलिथियसिस, SIALOLITHIASIS। सेलोलिथियसिस बेसिकली क्या है, वो कह रहा है कैल्क्यूलाई जो है ना वो डक्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर और पेरोटिड ग्लैंड, जो पेरोटिड ग्लैंड है और सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, इसकी डक्ट के अंदर वो कह रहा है कैल्क्यूलाई बन जाती है। अब ये कैल्क्यूलाई क्या है, मतलब कि हार्ड डिपॉजिट मिनरल्स के इसकी डक्ट के अंदर बन जाते हैं, छोटे छोटे छोटे, जिस तरह गाल ब्लैडर में कैल्क्यूलाई बन जाते हैं ना, इसी तरह यहाँ भी पेरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर बन जाते हैं। अब वो कह रहा है कि ये कैल्शियम फास्फेट के जो है ना मोस्टली, ठीक है,
वो होती है, और साथ में वो कह रहा है म्यूसिन का और सेलुलर डेब्रिसिस के साथ आ जाए, लेकिन कैल्शियम फास्फेट आपने नहीं भूलना, यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट सारा डिपॉजिट हो जाए। क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है कि इंटरमीडिएट स्वेलिंग आदि कभी हो जाएगी स्वेलिंग, कभी ये ग्लैंड अलाउ कर देंगे सेक्रीशन को, तो इंटरमीडिएट स्वेलिंग ना आपको दिख जाती है, और पेन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दी, और वो कहेगा मेरे जुबान खुश्क हो जाती है, मतलब सलाइवा जो है ना उसकी कमी हो जाती है उसके मुंह के अंदर, सारी बात ऑब्स्ट्रक्शन जो है। डायग्नोसिस में क्या आप सियालोग्राफी कर लेती हैं ना, तो इससे आपको जो है ना वो स्टोन जो रेडियोल्यूसेंट स्टोन है वो आपको दिख जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, आपने सब मैंडिबुलर प्रोटेड ग्लैंड को वो कह रहा है हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो इसके जो स्टोन है ना ये वाला, इस स्टोन को रिमूव कर दोगे ना तो आपका सारा काम ठीक हो, तो स्टोन इन द पेरिफेरल पार्ट ऑफ दिस सब मैंडिबुलर और पेरोटिड ग्लैंड, इस स्टोन को आप रिमूव कर दो ना बंदा ठीक, इतनी सी काम है और कोई भी नहीं है। आई यार, थक गया हूँ मैं। एनीवेज अभी लास्ट में हमारे पास बस 2-3 रह गई जिसके अंदर जॉर्जियन सिंड्रोम है, जिसे हम सिका सिंड्रोम भी कहते हैं, दूसरा नाम है जॉर्जियन सिंड्रोम, ये इसका दूसरा नाम है सिका सिंड्रोम। सो जॉर्जन सिंड्रोम बेसिकली क्या है, लिम्फो एपिथेलियल सेल एडिनाइटिस है, ठीक है। लिम्फो एपिथेलियल सेल एडिनाइटिस है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ऑटोइम्यून एक डिसऑर्डर है, और इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो भी डक्ट वाले ग्लैंड है ना वो इन्वॉल्व होंगे। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास इसकी टाइप्स जो है ना, ये कह रहा है प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। सोजॉर्न सिंड्रोम जो है ना इसकी प्राइमरी भी हो सकती है, या फिर ये हमारे पास सेकेंडरी भी हो सकती है। अच्छा, प्राइमरी में बेसिकली वो क्या कह रहा है, सिंड्रोम में वो कह रहा है कि जीरोस्टोमिया और जीरो ऑप्थेल्मिया हो जाता है, स्किन की ड्राइनेस और आई की, जीरोस्टोमिया जीरो ऑप्थेल्मिया भी हो सकता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बिनाइन लिम्फो एपिथेलियल लीजन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड, बिनाइन, क्योंकि लिम्फाइड एपिथेलियल इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो बिनाइन लिम्फो एपिथेलियल लीजन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। और बुक में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसको हम मिक मिक्यूलाज डिजीज़ भी कहते हैं, ये मिल्क्यूलाज डिजीज़ इस तरह करके एक नाम लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, बुक में ये लिखा हुआ है, बस जीरोस्टोमिया और जीरो ऑप्थेल्मिया आपने याद रखना है। जबकि सेकेंडरी के अंदर वो कह रहा है कि 3 कंपोनेंट हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से 3 कंपोनेंट, एक वो कह रहा है कि जीरोस्टोमिया होगा, साथ में हमारे पास वो कह रहा है केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का होगा, आई के ऊपर कंजक्टिवाइटिस सिक्का, फिर वो कह रहा है ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होगा, ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जिसके अंदर मोस्टली आर्थराइटिस आपका आ जाएगा, साथ में एसएलई सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस आ जाएगा। तो जिन्हें नहीं ना पता जीरोस्टोमिया क्या होता है, मतलब यूँ कहने के ड्राइनेस ऑफ माउथ को हम जीरोस्टोमिया कहते हैं, और आई की ड्राइनेस को जीरो ऑप्थेल्मिया कहते हैं, मतलब जीरो जीरो, मतलब वहाँ पे कोई थूक वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई जो है ना आई की सेक्रेशन नहीं है, तो जीरोस्टोमिया ड्राइनेस ऑफ माउथ और जीरो ऑप्थेल्मिया ड्राइनेस ऑफ आइज़। तो ये आपका कंडीशन है। डायग्नोसिस में आपको कह रहा है डिपेंड करता है, हिस्ट्री आपने ले लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन आपने करना है, तो केरेटो कंजक्टिवाइटिस आपको मिल जाएगा, आई वाले जो मेरे स्टूडेंट है उन्हें पता होगा। फिर कह रहा है बायोप्सी हमने लोअर लिप की ले लेनी है, तो वहाँ से हमें ना इन्वायरमेंट ऑफ द माइनर सिलेवरी ग्लैंड से बायोप्सी लेने के लिए मिल जाएगी। ये था हमारे पास जॉर्जन सिंड्रोम के बारे में। प्राइमरी, सेकेंडरी, लिम्फो एपिथेलियल सेल एडिनाइटिस होता है, जिसके अंदर वो ना पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन वगैरह की, ऑटोइम्यून और एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर हमारे पास होता है। प्राइमरी में जीरोस्टोमिया, ज़ोरोफ्थेल्मिया, बिनाइन लिम्फेटिक लीजन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। सेकेंडरी में 3 चीज़ें, ज़ीरोफ्थेल्मिया, केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, और हमारे पास एसएलई, आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सारी ईजी है, बिल्कुल ईजी। अच्छा, लास्ट में उसने कहा कि हमारे पास होता है सियालो मेटाप्लेजिया, सियालो मेटाप्लेजिया। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, स्वेलिंग और अल्सरेटेड लीजन होती है, ठीक है, स्वेलिंग होती है प्लस अल्सरेटेड जो है ना हमारे पास लीजन होती है, जो कि मोस्टली इन्वॉल्व करती है मेल को, ठीक है, इन देयर 40s, मतलब 40 साल की उम्र के अंदर जो है उनको बाल। डायग्नोसिस में वो कह रहा है हमने बायोप्सी ले लेनी होती है। बस यही है ऑलमोस्ट, जो है ना इसके अंदर वो डिफरेंट जो हमारे पास
स्क्वेमस सेल है ना, उनका मेटाप्लेजिया हो जाता है म्यूकोएपिडीडर्माइड कार्सिनोमा के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। जब आप बायोप्सी लेते हैं ना, तो आपको डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि जो स्क्वेमस सेल है उसका मेटाप्लेजिया हो चुका है, तो वहाँ पे सारे निकाल। फिर लास्ट में इसने एक लिखी हुई है सियालो एडिनोसिस। ये बेसिकली क्या होता है, जो एसिनार सेल है ना वो हाइपरट्रॉफाइड हो जाते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एसिनार सेल है सक्रीटिंग वाले, उनकी हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और वो हमारे पास 2 to 3 टाइम इनलार्ज होते थे अपने नॉर्मल साइज से। 2 to 3 टाइम जो है ना वो अपने नॉर्मल साइज से इनलार्ज हो जाएंगी, और ये बेसिकली नॉन इन्फ्लामेटरी नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशन है। मतलब वो फूल तो गए हैं ट्यूमर की तरह, लेकिन ये नॉन इन्फ्लामेटरी है और नॉन जो है ना वो नियोप्लास्टिक हमारे पास आ जाती हैं। सही है। फिर लास्ट में हमारे पास अगला चैप्टर जो है ना, ये बस इसी चैप्टर के बारे में यही बातें थी। मैंने एक्यूट सेपरेटिव पेरियोडाइटिस के बारे में स्टेप 4 इसका बता दिया। फिर क्रोनिक रिकरेंट सेल एडेनाइटिस के बारे में हमने बता दिया। सेलुलैक्टेसिस के बारे में बता दिया, डक्टल सिस्टम में लीडिंग टू स्टेसिस एंड सिक्रीशन हो जाती है। ठीक है। फिर ग्रेनुलोमिएटिस इन्फेक्शन के बारे में क्या, फिर टीबी के बारे में एक्टिनोमाइसीट और टोक्सोप्लाज्मा, ये ग्रेनुलोमिएटिस के अंदर आता है। ठीक है, इसकी वजह ग्रेनुलोमा बनता है ना एक्टिनोमाइकोसिस में, टीबी में, और ये इसके अंदर। फिर सेलुलिथियासिस में हमारे पास आ जाता है कि वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की ना कैल्क्यूलाई, मतलब वो स्टोन फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन उसने लिखा भी हुआ है। देन हमारे पास स्टोन जो है ना वो सब मैंडिबुलर के अंदर है। फिर हमारे पास जॉर्जन सिंड्रोम में प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी के अंदर जीरोथेल्मिया जीरोस्टोमिया आ जाता है। लिम्फाइड इसकी ये डिजीज़, इसका नाम लिखा हुआ मिक्यूल्स डिजीज़ इसके तरह है। सेकेंडरी में हमारे पास 3 चीज़ें, केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जीरोस्टोमिया, और हमारे पास ऑटोम्यून में आर्थराइटिस, एसएलई आ जाता है, ये वाली चीज़ें। ठीक है। फिर डायग्नोसिस भी वही करना है। सेलो मेटाप्लेजिया में हमारे पास उसकी जो है ना वो एपिथेलियम के अंदर कुछ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलोमेटस हाइपरप्लेजिया हो जाता है, सीएमएस मेटाप्लेजिया हमारे पास होगा। लास्ट में सेलो एडिनोसिस के अंदर हमारे पास क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड हो जाती है। वो नॉन इन्फ्लामेटरी और नॉन हमारे पास नियोप्लास्टिक कंडीशन है। बस यही है, बाकी आप एफएनएसी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो हेल्पफुल होगा। लास्ट चैप्टर नियोप्लाज्म ऑफ द सिलेब्री ग्लैंड। इसको आई थिंक अगली वीडियो में कर लें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर टाइम बहुत लग जाता है अपलोडिंग में, और फिर मेमोरी भी फुल हो जाएगी मोबाइल की, तो भी ऐसे मसला बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आज उसके अंदर इंशाल्लाह ये कवर करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी प्ले लिस्ट बना दूँगा, तो लोगों के साथ शेयर कर देना अगर आपको फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।